जो खड़े होके ये कहते हैं दिल्ली का लाल किला किसके बाप ने बनवाया था, आगरे का ताजमहल किसके बाप ने बनवाया था, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया था, उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। इंडियन आर्म फोर्सेज है, इंडियन रेलवेज है, उसके बाद तीसरा सबसे लार्जेस्ट लैंड ओनर जो है वो वक्फ है। डिफेंस और रेलवे तो सरकार का, सरकार के बाहर अगर किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास। भारत का वक्फ बोर्ड भारत की सबसे अमीर संस्था नहीं है, दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। इतने लाखों करोड़ों जमीन की बात हो रही है, ये आई ही कैसे मुस्लिमों के पास? ये बात मैंने पार्लियामेंट में नहीं बोली थी, इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद महाराष्ट्र पे मुस्लिमों का कंट्रोल एकदम खत्म हो गया था, थेले भर का कंट्रोल नहीं था। लाहौर से लेके कर्नाटक तक रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मराठों के पास। अगर उस ढंग से तो कहें तो फिर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, तो फिर सिखों को कहना चाहिए लाहौर तो हमारा है। पूरे बिल को अमेंड करने की बजाय हम बिल को खत्म ही क्यों नहीं किए दूसरे कंट्रीज की तरह? भारत सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी से, भैया आप 1947 में साइन क्या किए थे? एक आम गरीब किसान की प्रॉपर्टी हो और वो सरकार को देने से मना कर दे तो सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती है। यहाँ छोड़ दिया सरकार ने, ले जाओ भाई, बगैर कागज के। तुमने कहा, हमने मान लिया। बहुत से प्रदेशों में कुछ दंगे हो रहे हैं, जैसे अभी JNK असेंबली में हमने देखा कि अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं। जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है बहुत दुखद है, आपत्तिजनक है, और ये कहीं ना कहीं उस जहनियत का प्रतीक है कि अभी तक वहां की पार्टियां 370 की मानसिकता से बाहर नहीं आ पाई। जो हिंदू वर्ग है उसको भी कहीं ना कहीं बीजेपी से कुछ जो आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई हैं। चर्च को नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, मस्जिदों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हिंदू मंदिरों को क्यों कंट्रोल करना है? और क्या इसके लिए बीजेपी सरकार कुछ कर रही है? क्योंकि मदरसे तो बनाने की पूरी आज़ादी है, मिशन स्कूल बनाने की पूरी आज़ादी है। क्या उस प्रकार से हिंदू कम्युनिटी उस तरह के गुरुकुल बना पाएगी? कांग्रेस की एक बात जो आपको सीक्रेटली पसंद है, कुछ तो पसंद करते होंगे, तो कहना ठीक नहीं लगेगा, बाकी ठीक है। मतलब आपके हिसाब से बीजेपी में कुछ तो लोग हैं जो मोदी जी पे इतनी निष्ठा नहीं रखते। एक चीज जो मैंने अभी कहीं नहीं बोली है तो वो आपको बोले देता हूँ। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? सुधांशु जी नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अभी हाल में ही हम सभी ने आपकी राज्यसभा में जो स्पीच थी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, पूरे देशवासियों ने सुना है और बिल भी पास हो गया। तो अब पास होने के बाद जन सामान्य को इस बिल के बारे में ज़्यादा रुचि आ गई है। प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है कि मामला है क्या। इसमें 2-3 मूलभूत प्रश्न हैं जो मैं जनता के बिहाफ पर पूछना चाहता हूं कि अगर एक जन सामान्य को पता करना हो कि है क्या, तो इस पॉडकास्ट को उसी से हम प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न यही है कि जब हम वक्फ के बारे में सुनते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेज है या इंडियन रेलवेज है, उसके बाद तीसरा बड़ा सबसे लार्जेस्ट लैंड ओनर जो है वो वक्फ है। इनके क्लेम्स देखेंगे तो पार्लियामेंट तक क्लेम किया हुआ है, महाकुंभ अभी हुआ प्रयागराज में, वो भी क्लेम किया हुआ है। फिर तमिलनाडु से एक गांव की न्यूज़ आती है कि पूरा गांव का गांव क्लेम किया हुआ है। तो ये ज़मीनें वक्फ ने कब खरीदी हैं, इसकी कुछ हिस्ट्री में हमें बताइए। देखिए, इसको अगर आप देखें तो 2-3 चीज़ें। एक, वक्फ की अवधारणा क्या है। वक्फ जो फंडामेंटली है वो, देखिए, मैं कोई ये नहीं दावा करता कि मैं बहुत बड़ा इस्लाम का आलिम फाजिल जानकार हूँ, परंतु इस्लाम में जो 5 प्रमुख कर्तव्य माने गए हैं उन 5वें वक्फ का नाम नहीं है। वह है रोज़ा, कलमा, नमाज, हज और जक़ात। अब ये जक़ात है जिसको दान कहते हैं, जक़ात और खैरात, वहाँ से वक्फ की अवधारणा आती है कि आप किसी को दान करें। और ये शब्द मूलतः अरबिक के वक़ाफ़ से आता है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को रिटेन कर लेना, मतलब किसी चीज़ को बांध देना, स्थिर कर देना। अब जो शुरुआती दौर में एक लार्जर स्केल पे, देखिए, 1-2 चीज़ों का दान अलग बात है, पर एक राज्य के स्तर पर जो डोनेशन देने की बात आती थी, तो ससानिड एम्पायर में करीब 7वीं शताब्दी में जब इराक पर कब्जा हुआ है तो दक्षिणी इराक का बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, उसको कंट्रोल करके उसको वक्फ किया गया, बट दैट वाज कंट्रोल्ड बाय स्टेट, यानी वो राजा के अधीन माना गया। तो वहां से वक्फ की अवधारणा शुरू होती है। अब जब हम यहां पर आते हैं भारत के संदर्भ में, अगर हम देखें तो एक बात जो मेरे विचार से आपके जो व्यूअर्स हैं उनको समझनी होगी, संसद में भी यह बात रखी गई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की तरफ से कि वर्तमान में भारत का जो वक्फ कानून है, इस ढंग का प्रावधान दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश में नहीं है। मतलब इस्लाम की जन्मस्थली सऊदी अरब में जो वक्फ का कानून है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जहां पे आप कह देंगे वो जमीन आपकी और सरकार केवल मूक दर्शक बनी बैठी रहेगी। इंडोनेशिया का उदाहरण, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। टर्की, जहां एक जमाने में खलीफत रही, टर्की के खलीफा। दूसरा बगदाद, जहां खलीफत रही
और सीरिया का इलाका, पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि भारत में ऐसा नियम कानून में प्रावधान कैसे बन गए, ये अपने आप में एक प्रश्न का तो सोचने का विषय है, फूड फॉर थॉट है किसी को सोचने के लिए। दूसरा, क्या भारत में ऐसे अधिकार किसी अन्य को थे? ये अपने आप में सोच का विषय है। यानी छोड़ दीजिए, वो हिंदू मुस्लिम को छोड़ दीजिए, क्या ऐसा अधिकार क्रिश्चियन संस्थाओं को है? नहीं है। सिख को है? नहीं है। बौद्धों को है? नहीं है। जैन, पारसी, यहूदी, बहुत छोटी छोटी माइनॉरिटीज, इनको किसी को अधिकार नहीं है। तो अपने आप में एक प्रश्न उठता है कि ये इस ढंग के विचित्र अधिकार आए कैसे? और जो भी आपने बोला कि डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर है तो वक्फ के पास है, परंतु यह सत्य का पूर्ण प्रस्तुतिकरण नहीं है। डिफेंस और रेलवे तो सरकार का है। पिक्चर यह है कि सरकार के बाहर अगर किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। दूसरा, भारत का वक्फ बोर्ड जमीन के लिहाज से भारत की सबसे अमीर संस्था नहीं है, दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। दुनिया में किसी भी देश के वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन नहीं है। 57 मुस्लिम देशों को मिला लिया जाए तो किसी के पास इतनी जमीन नहीं है जितने भारत के वक्फ बोर्ड के पास। अच्छा, अब आप आइए, उसमें भी एक अपने आप में प्रश्न है। अगर आप द एवोल्यूशन ऑफ प्रोसेस देखें, भारत में एक वक्फ बोर्ड में एक नया कॉन्सेप्ट डाला गया, जिसको कि बहुत से लोगों का मानना है कि यह मूल धार्मिक भावना से प्रेरित कॉन्सेप्ट नहीं है, वक्फ वल औलाद। यानी आपने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ तो कर दिया, पर उसका जो मुतवली है, यानी मैनेजमेंट आपके ही परिवार के पास रहेगा, आपकी औलाद के पास रहेगा। तो ये तो एक बड़ी विचित्र अवधारणा हुई कि मैंने पैसा तो मंदिर को दान कर दिया, मगर पैसा मेरा ही रहेगा, मतलब उसको मेरा ही परिवार यूज कर सकेगा। अब उस कारण से भी कई समस्याएं भी आ रही हैं। उसका उद्देश्य क्या था कि गवर्नमेंट उसको न ले सके, कोई दूसरा उसको यूज न कर सके, मुझे मान लीजिए नहीं बांटना था अपने लोगों के बीच में, या बेटियों को नहीं देना था, वॉट एवर द रीजन वुड हैव बीन। तो हमने एक तरीके से उस पर कैविएट लगा दिया कि कोई भी दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता है, मगर वो मेरी प्रॉपर्टी बन के रहेगा। अब इस कारण से समस्या क्या हुई कि 2-3 पीढ़ी में तो अब परिवार में तो पता चला 20-20, 25-25, 30-30 लोग हो गए। अब मुतवली तो उसमें से एक है, तो उसको लेकर आपस में भी कुछ समस्याएं, झगड़े, मतभेद और वो सारी चीजें। इसकी शुरुआत होती है 1894 में। प्रिवी काउंसिल एक जजमेंट पास करती है कि वक्फ वल औलाद को वो खारिज कर देती है। और उस समय सर सैयद अहमद खान ने भी ये कहा था कि ये मूल इस्लाम की अवधारणा नहीं है, ये शरिया से है, जुड़ा हुआ है वक्फ वल औलाद के बारे में, और उसको उन्होंने मुजार शब्द कहा था। इसके आधार के ऊपर प्रिवी काउंसिल ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए, यहां से राजनीति की शुरुआत होती है। 1904 में जिन्ना कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। 1906 में कैलकाटा कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उसमें यह प्रस्ताव पारित होता है, संभवतः पॉइंट नंबर 5वां प्रस्ताव है, जो कहता है कि प्रिवी काउंसिल के जजमेंट में कुछ गलती है, इसको सुधार करने की आवश्यकता है। और इसके बाद 1913 में, अब आप सोचिए, एक वाक्य है कि यह मामला मुस्लिमों का है और मुस्लिम संपत्तियों का है, तो राज्य का इसमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सिंस इट इज अ मैटर रिलेटेड टू मोहम्मदन टू बी मैनेज्ड बाय मोहम्मदन, सो वेयर इज द इशू ऑफ पब्लिक पॉलिसी इमर्जेस। आपको लगेगा ये शायद अभी जो वर्तमान में संसद में बहस हुई है, इनमें जो विपक्ष के नेता बोल रहे थे, ये उन्हीं में से किसी का बयान है। नहीं, ये अप्रैल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना का इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वक्फ के पक्ष में दिया गया बयान है। यानी 1913 से लेकर 2025 तक भाषा नहीं बदली है, वो वही वाली भाषा है। और कांग्रेस के समर्थन से ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने 1913 में वक्फ एक्ट पास करवाया, और फिर वो चलते 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 बहुत सारे परिवर्तन हुए, सभी को पता है। और इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि कोई ये कहे कि हमारी सरकार ने इस बारे में ही विचार किया है। पूर्व की सरकारों का भी ऐसा विचार रहा है कि वक्फ की चीज़ों का नियंत्रण सही ढंग से नहीं हो रहा है। लालू प्रसाद यादव जी का बड़ा फेमस वो वीडियो वायरल हुआ 2010 मई में, वो भारत की संसद में बोल रहे हैं सब बहुत गड़बड़ हो गया है और सब पटना में कब्जा कर लिया है, प्लाटिंग कर दी है और बड़ा कड़ा कानून बनना चाहिए। ये लालू प्रसाद यादव जी का है। अब हम कड़ा नहीं, केवल एक सामान्य विधि सम्मत कानून बना रहे हैं, तो यह विवाद उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। मुझे लगता है
अगर हम इस पूरे व्यवस्था को समझें तो भली भांति यह समझ में आएगा कि वक्फ था क्या, इसका मूल उद्देश्य क्या था, और ये कहां से आगे बढ़ते हुए आज मैं यह भी कहना चाहता हूं पूरी विनम्रता से, अनेकों ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि वक्फ की संपत्तियों के ऊपर ये दावे हैं कि किसी ने फार्म हाउस बना लिया है, किसी ने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बना ली है, और ये दावे वो हैं जो वक्फ के लोगों ने एक दूसरे के ऊपर किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में अतीक अहमद जैसे बाहुबली ने 100 करोड़ रुपए की वक्फ की लगभग संपत्ति कब्जा कर ली थी, मगर लाखों एकड़ जमीन होने के बावजूद मैं विनम्रता से, गंभीरता से और पीड़ा से पूछना चाहता हूं, एक हॉस्पिटल है क्या? चलिए मुस्लिम समाज के लिए ही बनाइए, एक यूनिवर्सिटी, एक लाइब्रेरी, एक मुस्लिम्स के लिए कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट, चलिए मुस्लिम गरीबों के लिए कुछ कोई संस्था, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, तलाकशुदा महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए कुछ तो दिखाइए। मतलब लाखों एकड़ जमीन, उदाहरण ये तमाम अवेलेबल कि कमर्शियल प्रॉपर्टी मॉल से लेके और होटल तक बन गए, मगर जिसे रियल में कहते हैं कि चैरिटी के लिए दिया गया, तो चैरिटी का तो सी भी कहीं नजर नहीं आ रहा। अब इसके बाद किसी को लगे कि उसको कोर्स करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि या तो उसका ईमान में विश्वास ही नहीं है, या फिर यह हो सकता है कि उसे लगता है कि जो होना है वो होने दो, क्या फर्क पड़ता है, हमारी राजनीति कब्जे में रहनी चाहिए। अब एक और बात आप समझिए जो हमारे मंत्री किरण रिजिजू जी ने भी पार्लियामेंट में बोली। 2006 में जब रिपोर्ट आई तो वो ये कहती है कि 12,000 करोड़ रुपए कम से कम होना चाहिए था वक्फ की इनकम, केवल 163 करोड़ थी। अब 2025 में 166 करोड़, तो 18 साल में 3 करोड़ बढ़ी, और जिसे हम कहें कि नेट मुनाफा 1 करोड़ 25 लाख, यानी उसमें भी सब खर्चे भी तो होते हैं ना, वो सारे चले गए। अब ये सवाल उठता है कि इतने लाखों एकड़ जमीन और उसके बाद 1.25 करोड़ रुपए, किसी को नहीं लगता कि अमानत में इतनी बड़ी खयानत हुई है? किसी को नहीं समझ में आता है कि ये हो क्या रहा है? और अगर उसमें जरा सा सुधार करने का प्रयास किया जाए तो साहब हमारे उसमें हस्तक्षेप हो रहा है। मुझे लगता है ये ईमानदारी से किया गया कार्य है, जो कि परिस्थितियों को देखकर एक गरीब, जरूरतमंद, ईमान के पक्के मुस्लिम ने यदि अपनी धार्मिक भावना के कारण दिया है। देखिए, हम यहां पे हिंदू मुस्लिम वाला विषय नहीं कह रहे हैं, बहुत साफ बात कह रहे हैं कि एक तरफ वो है जो मैंने पार्लियामेंट में बोला था, एक तरफ वो है वो शरीफ मुसलमान जो शराफत अली है, जिसने सोचा कि भाई मैंने तो ये वक्फ दिया है, यानी मैंने एक प्रकार से ज़कात की तरह ये अपना दिया है, और ये कुछ मजहबी अकीदे में यानी धार्मिक पवित्रता में कुछ यूज होगा। और दूसरी तरफ है कि उन लोगों की संपत्ति के जमींदार बनकर बैठे हुए कुछ शरारत खान, जिन्होंने शरारत की और कब्जा कर लिया। आज के हमारे जो विपक्षी दल हैं ये शरारत खान के साथ खड़े हैं, और मोदी जी की सरकार शराफत अली के साथ खड़ी है। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस ही है। फिर भी इसमें एक बार मन में ये प्रश्न तो आता है, अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, कि इतने लाखों करोड़ों जमीन की बात हो रही है, ये आई ही कैसे मुस्लिमों के पास? क्या ये मुगल काल से चला आ रहा है तब की? ये भी अपने आप में एक विचारणीय विषय है। जो लोग कानूनविद हैं, जो लोग इतिहासविद हैं, और जो लोग राजनीति शास्त्र के हैं, तीनों के लिए एक बड़ी विचित्र बात। पहली बात तो मैं एक और बात क्लियर कर दूं, वक्फ में जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है उसमें मस्जिदों की कमेटी, कब्रगाहों की कमेटी, कब्रिस्तानों की कमेटी, दरगाहों की कमेटी में कोई प्रभाव नहीं है। वो एकदम प्राइवेट ट्रस्ट की चलेंगे। उसमें आपको जिसको रखना हो रखिए, किसी गैर मुस्लिम का इशू नहीं, आप चाहें अपने परिवार के लोग रखना चाहें वो आप रखिए। ये उसके ऊपर केवल जो लैंड के मैनेजमेंट को ओवरव्यू करने के लिए बना हुआ बोर्ड है। जैसे माइनॉरिटी कमीशन होता है, तो ऐसा नहीं है मदरसे में जिसको आपको रखना हो मदरसे की कमेटी में रखिए, पर आप ये नहीं कह सकते माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हमेशा मुस्लिम ही होगा, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन मुस्लिम्स को भी देख रहा है और सिखों को भी देख रहा है, अन्य को देख रहा है। तो उसी प्रकार वक्फ बोर्ड में कौन होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग।
आपकी जो पर्सनल रिलीजियस कमिटीज हैं उनमें कौन होगा, दोनों में आपस में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। और इस पे अनेक हाई कोर्ट्स के बहुत क्लियर निर्णय है। 1964 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत क्लियर कट कहा कि वक्फ का जो मुतवली है दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू महंत ऑफ ए मंदिर, उसका काम रिलीजियस नहीं है। फिर और फर्दर उसको क्लियर किया गया 1976 बशीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया और उसने कहा कि ये प्योरली सेकुलर कैरेक्टर का है, इसका धार्मिक से कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल 26 2A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले मैटर से इसका कोई उस प्रकार का संदर्भ नहीं है। 1993 में केरला हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो है ये एक मैनेजमेंट, लैंड के मैनेजमेंट का विषय है, इसका धर्म के साथ किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, धार्मिक चीजें अलग हैं, उससे इंडिपेंडेंट चल रही है। ये जो घालमेल करने का प्रयास। अब जो आपने प्रश्न किया, बड़ी सिंपल सी बात है। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद महाराष्ट्र पे मुस्लिमों का कंट्रोल एकदम खत्म हो गया था। धेले भर का कंट्रोल नहीं था, मतलब धेले भर का कंट्रोल मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं। उसके बाद मराठों का कंट्रोल इतना हो गया था कि महाराष्ट्र तो छोड़िए, लाहौर से लेके कर्नाटक तक रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मराठों के पास था, जिसे आप कहते हैं सरदेशमुखी, यानी द अथॉरिटी ऑफ कंट्रोलिंग द लैंड एंड गेटिंग द रेवेन्यू। कब तक? टिल 1818। अब आप ये बताइए, फिर 1818 में एंग्लो मराठा वॉर होती है, देन द एंटायर कंट्रोल हैज बीन टेकन ओवर बाय ब्रिटिशर्स। देन ब्रिटिशर्स बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाते हैं, जिसमें आज के महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की कैपिटल मुंबई, यानी उस जमाने का बॉम्बे, वो बनता है। मेरे भाई, ये 1707 से लेके 1947 तक के 240 साल में कौन से रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि उस जमीन पे कोई कंट्रोल था किसी मुगल बादशाह का? तो कितनी हास्यास्पद तर्क है। या तो ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में लिखा होता कि साहब ये जमीन फला फला मुगल बादशाह ने दी है और हम इसको ऑनर करते हैं, यानी या तो वो लोग ये मान रहे हैं कि भाई अंग्रेज उनका बड़ा ऑनर किए थे। इसका मतलब यही हुआ ना कि अंग्रेजों ने मुगलों के फरमानों का ऑनर किया था, और ऑनर किया था तो वो कागज पे होना चाहिए ना रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, फिर वो मराठों के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी होना चाहिए था और ब्रिटिशर्स के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। अन्यथा अचानक 1707 के बाद 1947, 240 साल के बाद, 240 साल के बाद नहीं, 2013 के बाद तमाम प्रकार के दावे उभरने लगे। ये अपने आप में लगता है कि इन चीजों का तार्किक और कानूनी अधिकार ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने पे बिल्कुल निराधार नजर आने लगता है। सुधांशु जी, इसमें बात चल रही है वक्फ की और अमेंडमेंट बिल तो आया, फिर ये प्रश्न उठता है कि अभी हमने बहुत ढेर सारे इस्लामिक कंट्रीज़ की बात की कि जहाँ पर वक्फ बोर्ड है भी नहीं, कुछ एक आध या फिर और भी कंट्रीज़ में होगा जहाँ पर मैनेज हो रहा होगा, तो जब इस ढंग के प्रावधान नहीं है। हाँ, इस ढंग के प्रावधान नहीं होंगे, तो भारत में भी जब अभी जैसे हमने बात की कि सरकारें बदलती हैं, रूलर बदलता है, उसके बाद आप ज़मीनी स्तर पर ज़मीन किसकी, आप कैसे, ऐसे तो फिर आप इतिहास में जा रहे हैं तो मुगल काल पे क्यों रुक रहे हैं, आप और पीछे जाइए तो फिर हिंदू कहेगा कि मेरी ज़मीन है। तो जब इस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं तो ये पूरे बिल को अमेंड करने की बजाय हम बिल को ख़त्म ही क्यों नहीं किए दूसरे कंट्रीज़ की तरह? इसमें अमेंडमेंट तक ही क्यों रुके? या फिर आपकी मेजॉरिटी नहीं थी बीजेपी की, या ऐसा है कि बीजेपी मेजॉरिटी में होती, या जिस तरह से 2019 में मैंडेट था उस तरह का होता तो कुछ और अमेंडमेंट में और चीज़ें होती? नहीं, देखिए, अमेंडमेंट जो किया गया उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या राजनीतिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं, वो विशुद्ध तकनीकी आधार पे और जो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द रियलिटी, यानी एकदम वस्तुनिष्ठ विश्लेषण यथार्थ का के आधार के ऊपर किया गया है। अब जैसे एक उदाहरण के लिए देखिए, अब ये जो क्लेम करने की बात है, कल के दिन आज तक मैंने तो नहीं सुना कोई क्रिश्चियन कहे कि उस अब इंडिया गेट तो किंग जॉर्ज ने बनाया था तो अब वो तो हमारा होना चाहिए, या गेटवे ऑफ इंडिया भी जो है वो किंग के लिए बनाया गया था, वो भी हमारा होना चाहिए, या जहां जहां क्वीन एलिजाबेथ या किंग की मूर्तियां लगी थी, अब चूंकि इंडिया गेट के सर्किल पर किंग जॉर्ज की मूर्ति लगी तो इंडिया गेट के सर्किल का इलाका हमारा है। कभी आपने किसी क्रिश्चियन को सुना है कहते? और आपने सही कहा, अब अगर इतिहास में पीछे जाएंगे तो आप किसकी, फिर तो भारत सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, भैया आप 1947 में साइन क्या किए थे? भैया आपने जब ट्रांसफर ऑफ पावर लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मुगलों को रिकॉग्नाइज किया था? यस और नो? द आंसर इज कैटेगोरिकली नो। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की
सरकार रही 1857 तक, उसके बाद सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में। या तो आप कहो ना कि अंग्रेज और मुगल मिले हुए थे और दोनों ने उसको रिकॉग्नाइज किया था, और अब भारत की सरकार कहती है दोनों के फरमान हम मानेंगे। यही तो हुआ कहने का मतलब। या फिर अगर ब्रिटिशर्स ने रिकॉग्नाइज नहीं किया और आपने ब्रिटिशर्स से लिया, तो ये अचानक बीच में गैप के बाद ये पीछे की चीजें कहां से आने लगी? अब अगर उस ढंग से तो कहें तो फिर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, तो फिर सिखों को कहना चाहिए लाहौर तो हमारा है। बताइए, हैं, वो तो काबुल तक था। तो इस ढंग की बातें मुझे लगता है कि कांग्रेस ने वोट बैंक की, तो मैं बहुत राजनीतिक दृष्टि से नहीं बोलना चाहता, पर यह वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा थी। कि आपको लगेगा, वैसे मैं दर्शकों के लिए बता दूं, इसमें एक विचित्र प्रावधान था कि अगर, मतलब उस वक्फ बोर्ड के एक्ट में प्रावधान था 1995 में, कि अगर उन्हें लगता है कि वक्फ की संपत्ति है तो वो दावा कर सकते हैं। अब सुनिए, जब दावा हो गया तो जिसकी संपत्ति पे दावा है वो कहां जाएगा? वक्फ बोर्ड में। अब वक्फ बोर्ड से निर्णय उसके खिलाफ आ गया, जो आएगा ही, मतलब इसको तय मान लीजिए। ये कुछ कुछ वो हो गया ना, जैसे कि अंग्रेजों के जमाने में क्रांतिकारियों के मुकदमे चलते थे तो अंग्रेज कहते थे ये कोर्ट का मुकदमा है, ठीक। अब आइए, जब खिलाफ आएगा तो आप कहां जाएंगे? ट्रिब्यूनल में, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में। वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल का जजमेंट जो आपके खिलाफ आएगा, उसके बाद आप कहां जाएंगे? अब ये लोग भ्रम फैलाते हैं कि कोर्ट नहीं, कोर्ट में आप रिट पिटीशन के रूप में जा सकते हैं, सिविल सूट के रूप में नहीं। सिविल सूट मतलब संपत्ति का विवाद। संपत्ति का विवाद होता है, जिसकी संपत्ति है, मान लीजिए आपकी संपत्ति, तो फिर वक्फ बोर्ड एक पार्टी बनेगा और आप एक पार्टी बनेंगे, ये होता सिविल सूट, और आज जाके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। वो नहीं, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ने अपना जजमेंट दे दिया, आप रिट पिटीशन के रूप में कोर्ट में आइए। रिट पिटीशन में 99% जो ट्रिब्यूनल का जजमेंट है वही होता है। आप सोचिए, ऐसा अधिकार किसी को दिया गया, ऐसा विचित्र अधिकार दे दिया गया, और जिसके आधार के ऊपर, और जो पार्लियामेंट पे जिन्होंने क्लेम किया वो कोई छोटे मोटे आदमी तो नहीं है। बदरुद्दीन अजमल हैं जो धुबरी के सांसद रहे हैं पहले, और इसके अलावा AIUDF पार्टी जो 2011 से लेके 16 तक के शायद विधानसभा के बीच में 22 विधायकों के साथ मुख्य विपक्षी दल थी असम की विधानसभा में। उन्होंने क्लेम किया है भाई कि पार्लियामेंट हमारा है। आप सोचिए कि कोई सरकार इस ढंग के क्लेम्स को लेजिटिमेसी दे। अब चलिए, जो 120 से अधिक प्रॉपर्टीज यूपीए सरकार ने जाते जाते दी, हम विनम्रता से पूछना चाहते हैं, सरकार ने अपना क्लेम ही फॉरफिट कर लिया। ये बताइए, एक आम गरीब किसान की प्रॉपर्टी हो और वो सरकार को देने से मना कर दे तो सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती है। यहां छोड़ दिया सरकार ने, ले जाओ भाई, बगैर कागज के। तुमने कहा, हमने मान लिया। भाई जब दिल्ली पे कब्जा किया ब्रिटिशर्स ने, तो उसके बाद क्या ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उनको वो स्थान दिया गया? नहीं दिया गया। तो कैसे हो गया भाई? अब बताइए, कोई कहानी बताता है। अब सोचिए, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में 1707 के बाद 1739 में तो दिल्ली को आके नादिर शाह ने तबाह कर दिया। 1764 में अहमद शाह अब्दाली, 1761 में, 1764 में बक्सर हारने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें शाह आलम से सारी जमीन अंग्रेज लिखवा लेते हैं। भैया अचानक पीछे से कहां से आने लगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो कानूनविद हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, उन लोगों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि इस ढंग के दावों की नैतिकता क्या है, ऐतिहासिकता क्या है और वैधानिकता क्या है, या ये सिर्फ मजाक बनाया गया बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का। इसमें क्विकली एक क्वेश्चन और लेना चाहूँगा, क्योंकि जब से वक्फ बिल पास हुआ है, हम कितनी भी एनालिसिस करें, और जिनको एनालिसिस करनी है, जैसे आप हैं या फिर और लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, राजनीति में हैं, जिनका ये दायित्व तो बनता है कि बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा जाए और उसके बाद बिल पास हो। बिल पास होने के बाद अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत से प्रदेशों में कुछ दंगे हो रहे हैं। जैसे अभी JNK असेंबली में हमने देखा कि अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं। फिर मणिपुर में आप ही की पार्टी के एक नेता हैं अशकर अली, उनका घर जला दिया गया। तो यहाँ पर मुझे ये भी समझना है, क्योंकि
ठीक है, हम पास्ट में जाते हैं, इतिहास की बात करते हैं और फिर जो प्रेजेंट में बहुत सी चीज़ें खराब हो रही हैं उनको सही करने के लिए हम एक बिल पास करते हैं। क्या यहाँ पर आप ये मानते हैं कि भारत सरकार से कोई कमी रह गई इस बिल को समझाने में, या फिर अभी बीजेपी सरकार मुस्लिमों के बीच में उतना विश्वास नहीं बना पाई है? यहाँ पे देखिए, मैं कहना चाहूँगा जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है वो बहुत दुखद है, आपत्तिजनक है, भर्त्सना योग्य है, और ये कहीं ना कहीं उस जहनियत का प्रतीक है कि अभी तक वहां की पार्टियां 370 की मानसिकता से बाहर नहीं आ पाई। 370 में क्या था? यही होता है कि भारत की संसद से कोई भी कानून पारित होगा वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा तब तक जब तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसे लागू ना करे। यानी भारत में एकमात्र राज्य था जहां की विधानसभा संवैधानिक दृष्टि से संसद से ऊपर थी। तो मुझे लगता है आज भी वो जहनियत में पैबस्त है कि पार्लियामेंट ने पारित कर दिया तो क्या हुआ, हम तो उससे सुपीरियर हैं। परंतु अब यह वक्त बदला, और जो लोग ये कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं संविधान के तथाकथित रक्षकों से, अगर राज्यों की विधानसभाएं संसद से पारित कानून के विरुद्ध बोलती या प्रस्ताव पारित करती हैं तो संविधान खतरे में है कि नहीं? संवैधानिक दृष्टि से संसद से पारित किसी कानून के विरुद्ध किसी राज्य विधानसभा को बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे किसी राज्य विधानसभा से पारित किसी कानून के विरुद्ध किसी नगर पालिका या जिला पंचायत को प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं है। बहुत क्लियर कट 74th और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, राजीव गांधी के जमाने में हुआ था। सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, तीनों की पावर्स डिफाइन है, पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकती, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के अगेंस्ट नहीं जा सकती। संविधान को आप धज्जियां उड़ा रहे हैं अगर इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो राजनीति के लिए कुछ भी करेंगे। अब देखिए, जो आपने बात कही, समझाने की बात नहीं है, यहां भड़काने की बात है। देखिए, पिछले 70-75 वर्षों में मैं ये मुस्लिम समाज से कहना चाहूंगा, उन्हें गंभीरता से सोचना चाहिए कि मुस्लिम समाज के साथ हुआ क्या है। भारत के मुस्लिम समाज, मैं ओवरऑल कहना चाहता हूं, जो मैंने पार्लियामेंट में भी बोला था वो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक दौर था, उसमें से एक किस्सा है जो मैंने पार्लियामेंट में नहीं बोला, वो मैं आगे बोले दे रहा हूं। एक दौर था जब इस्लाम में नई नई चीजों को सीखने और समझने का बड़ा दौर था। यह 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी का दौर है, जब भारत से सूर्य सिद्धांत गया और वो सिंध हिंद के फॉर्म में अरबी में ट्रांसलेट हुआ। भारत से सुश्रुत संहिता गई और खलीफ अल मंसूर ने अल सुश्रुत के नाम से नया मेडिसिनल एस्पेक्ट हुआ। भारत से न्यूमेरिक्स गए। अब यूरोप वाले उनको अरबिक इसलिए समझते हैं कि वो अरब से आए। अरब में भारतीय जो ये हमारे नंबर से, इनको हिंदसा कहा जाता है, हिंद से आए। अब वहां से गए तो सबसे पहले अल खजार उसका नाम था, जो यहां से लेके गए, जिन्होंने इस पे कैलकुलेशन के लिए पूरी एक बुक बनाई जिसको शॉर्ट फॉर्म में अल जब्र कहा गया। बीज गणित या अलजबरा शब्द वहीं से आया। अल ख्वारिज्म ने जिनमें भी बहुत सारा प्रभाव आपको ब्रह्मगुप्त और उनका जरा, खैर कोई बात नहीं, अल ख्वारिज्म ने बहुत गहरी रिसर्च की मैथमेटिक्स को लेके। और जो बात मैंने पार्लियामेंट में बोली थी, बहुत से मुसलमानों को नहीं पता होगा कि आज कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का जो बेस होता है, एल्गोरिथम जिसे कहते हैं, एल्गोरिथम वर्ड अल ख्वारिज्म से डेराइव्ड है। आप सोचिए, मेरे ख्याल से 100 में 99 लोगों को नहीं पता होगा कि कोलंबस ने जिन नक्शों को आधार बनाकर वेस्ट से रास्ता खोजने निकला था, वो बनाने वाला भी एक मुस्लिम था, अल इदरीसी, अरब था वो इतना बड़ा ज्योग्राफी का जानकार था। अब ऐसे लोगों को यह भी समझना चाहिए कोलंबस निकला क्यों था, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज का जो टर्की की राजधानी इस्तांबुल है, उस पर टर्कों का कब्जा हो गया था 1469 आई थिंक। तो क्या हुआ कि यूरोप का भारत से व्यापार करने का लैंड रूट बंद हो गया, क्योंकि मुस्लिम्स का कब्जा हो गया, टर्क्स का, वो अलाउ नहीं कर रहे थे। तो अब उन्होंने कहा भारत से व्यापार नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, यानी कुछ कुछ वो स्थिति जो आज अमेरिका की है। तो फिर क्या हुआ भाई, समुंदर का रास्ता खोजने का प्रयास किया जाए, तभी ये वास्को डिगामा और कोलंबस निकलने शुरू हुए। तो वो एक अलग विषय है, मगर आप सोचिए उसके लिए उसे नक्शे की जरूरत थी। तो यूरोप उतना एडवांस नहीं था कि उसके पास एडवांस नक्शे हों, वो नक्शा अल इदरीसी का था। अब एक इसमें कहानी है, तो उसके लिए बगदाद में एक बहुत बड़ी नॉलेज की यूनिवर्सिटी बनी। जिन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री थोड़ी पढ़ी होगी उसको बैतुल हिकमत कहते थे। हिकमत मतलब नॉलेज होता था, सेंटर ऑफ नॉलेज।
अब ये एक मतलब एक घटना है जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगी कि जब बैतुल हिकमत को एस्टैब्लिश करना था तो जो आज का इस्तांबुल है, टर्की की राजधानी, कॉन्स्टेंटिनोपल, वहां किंग जस्टिनियन थे, उनके पास उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा कि ग्रीस और यूनान के जमाने से यानी 2nd-3rd सेंचुरी बीसी के दौर से बहुत उपयोगी पुस्तकें और पांडुलिपियां आपके पास रखी हैं, अगर आप उनमें से कुछ हमको शेयर कर दें उन किताबों को तो हमें नॉलेज को वाइडन करने में सफल। ये कहां से आ रहा है? ये बगदाद से जा रहा है। किसके पास प्रस्ताव? कॉन्स्टेंटिनोपल, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल थी, यानी क्रिश्चियन राजा जस्टिनियन के पास। जस्टिनियन की काउंसिल बैठती है, कई दिन तक विचार करती है उसके एडवाइजर की क्या किया जाए। आप सोचिए जस्टिनियन के लोग क्या कहते हैं, कुछ कुछ वो बात जो बाद में इस्लाम के अंदर आ गई, वो कहते हैं ऐसा है सारी किताबें इनको दे दीजिए, क्योंकि सच सिर्फ वो है जो बाइबल में लिखा है, इसके अलावा जो कुछ है वो बेकार है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। बल्कि वो बेकार नहीं, वो कुछ हद तक पाप की तरह है, ये ले जाएंगे या अपने आप खत्म हो जाएंगे, इनको दे दीजिए। और आप ये समझिए वहां से सैकड़ों ऊंटों में वो किताबें लाद कर कॉन्स्टेंटिनोपल से बगदाद आई, यानी आज के इस्तांबुल से बगदाद आई। और बगदाद में जब बैतुल हिकमत बना तो उसका जो फर्स्ट चेयरमैन बना, यानी चांसलर कुछ हद तक जैसे आज यूनिवर्सिटीज में कहेंगे, तो उसका नाम था इज़ाक बिन हुनैन, एंड ही वाज क्रिश्चियन, ही वाज नॉट मुस्लिम, और वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चांसलर बना। आप सोचिए 10वीं शताब्दी तक इस्लामिक वर्ल्ड नॉलेज के फील्ड में यूरोप से आगे था। 11वीं-12वीं शताब्दी के बाद, देखिए मैं कोई उतना गहरा जानकार नहीं, पर जो लोग थोड़ा बहुत कुछ अशरी मूवमेंट शुरू हुआ, उसके बाद फिर धीरे 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 ऐसी कट्टरता आनी शुरू हुई, यानी वही विचार जो जस्टिनियन की काउंसिल ने दिया था वैसा ही वो उलेमाओं की काउंसिल देने लगी। और जो यूरोपियंस थे यानी जो क्रिश्चियंस थे, वो 14वीं-15वीं शताब्दी तक आते आते वो भी बहुत कट्टर थे। देखिए सबको अच्छी तरह पता होगा गैलीलियो को फांसी और ब्रूनो को मार दिया गया 1600 के आसपास। मगर वहां एक बदलाव की दौर शुरू हुई 16वीं-17वीं शताब्दी में। और इस्लाम में तो एक दौर में यह भी आया कि जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो शायद 100-150 साल तक तो उन्होंने छपने नहीं दिया। उन्होंने कहा ये तो शैतानी तरीका है, छापने की जरूरत ही नहीं है। उसमें इस्लामिक वर्ल्ड और पीछे चला गया। और आज मैं इसलिए कहना चाहूंगा, एक वो दौर था इस्लाम की हिकमत का, उसके बाद 700-800 सालों में मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, एक बताएं इस्लाम में जो कोई साइंटिस्ट निकला, आलमे इस्लाम की बात कर रहा हूं। आप सोचिए कोविड आया, 57 मुस्लिम देशों में से एक भी ऐसा नहीं था जिसके कोविड वैक्सीन की पहली स्टेज का भी ट्रायल किया हो। एट दी मोस्ट केवल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाने में लगे रहते हैं कि एटम बम कैसे हो जाए, मेडिकल में नहीं। हां, एक ही हुआ उसके बाद 600-700 साल के बाद यदि पूरे आलमे इस्लाम में कोई साइंटिस्ट हुआ तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मुझे लगता है कि हर मुस्लिम को उस पर गर्व होना चाहिए कि साहब एक ऐसा साइंटिस्ट। और हुआ क्या, उसको राष्ट्रपति बनाने के विरोध में खड़े थे लोग और नाना प्रकार के आरोप लगा रहे थे। ये वो व्यक्ति जो कि भारत के मिसाइल प्रोग्राम का चीफ रहा, और हमारी सरकार पे आरोप लगाते हैं ना बीजेपी के ऊपर कि विश्वास नहीं है। 98 का पोखरण एक्सप्लोजन, वो दुनिया का पहला पोखरण एक्सप्लोजन था जो होने से पहले अमेरिका को नहीं पता लग पाया। 1974 में भारत ने किया था। भारत के अनाउंसमेंट से पहले अमेरिका और रूस दोनों ने अनाउंस कर दिया था। केजीबी और सीआईए दोनों को पता था कि भारत ने किया। यहां शायद 3:15 पे, मुझे आज तक याद है, 11 मई 1998 3:15 बजे के आसपास आके जब अटल जी ने बोला था टुडे इंडिया हैज कंडक्टेड द न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण रेंज, इट वाज अ शॉक फॉर अमेरिका। किसी आईए को पता नहीं लग पाया। मगर सिर्फ अटल जी के अलावा तैयारी तो उसकी 35-40 दिन से चल रही थी। 2 लोगों को पता था, एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर तत्कालीन श्री जॉर्ज फर्नांडिस और एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इतना विश्वास, इतना बड़ा साइंटिस्ट। अरे साहब आपको कहना चाहिए था हमें रिवाइव हो रहा है नया, आप उसके खिलाफ। 2007 का साल, 2000, अब लोग सोचिए 2007 का साल मुझे क्यों नहीं याद आता है। यह बात मैंने पार्लियामेंट में नहीं बोली थी, इसलिए यहां पे बोल रहा हूं। 2007 डॉक्टर कलाम का पहला टर्म खत्म होता है और हमारा यह विचार था कि डॉक्टर कलाम
को एक टर्म और मिलना चाहिए, मगर ये सारे सो कॉल्ड सेकुलर दल खिलाफ में खड़े थे। मैं इसलिए भी ये कह सकता हूं कि आज डॉक्टर कलाम नहीं है, मगर उस समय हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे। मुझे व्यक्तिगत आधार पर जानकारी है, कलाम साहब से बात हुई और उनका यह विचार था यदि यूनानिमस हो जाए तो वो तैयार हो सकते थे। तो कलाम साहब के जो सेक्रेटरी थे एमएच खान साहब थे, उनका भी अभी देहांत हो गया पिछले वर्ष, वरना वो भी इस बात को के गवाह थे। मगर तमिलनाडु के होने के बावजूद डीएमके तैयार नहीं था। 40 सांसदों के रहने के बावजूद समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। चलिए, मगर सेम 2007 का वर्ष है, जाके सारे दर्शक चेक कर लें, अफजल गुरु को फांसी ना दी जाए उसके लिए सब उत्तर से दक्षिण तक एक साथ खड़े थे। सारे यही दल, आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के मुख्यमंत्री दौड़कर दिल्ली आ रहे थे कि नहीं अफजल को, जबकि सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा सुना चुका था और उस जजमेंट में लिखा था रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम है, मगर वो राष्ट्रपति के पास 7 साल लंबित रही। यानी 2007 का वर्ष मेरे विचार से जो लोग मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं उनके लिए एक जोल्ट का ईयर होना चाहिए। आज रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस का विषय होना चाहिए कि डॉक्टर कलाम जैसा साइंसदान शायद बैतुल हिकमत के बाद कोई अगर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में हुआ, उसको राष्ट्रपति के रूप में दूसरा टर्म न मिले, इसके लिए जो लोग कमर कसे खड़े थे वही अफजल गुरु की क्षमा याचना हो जाए, उसको फांसी न मिले, इसके लिए खड़े थे। अब सोच लीजिए किसने मुस्लिमों का भला किया है और किसने नुकसान किया है। तीसरा घटना, डॉक्टर कलाम का देहांत हुआ और आप देखिए भगवान ने किस प्रकार की उनको अंतिम क्षण दिया, जिसके लिए लोग कहते हैं ना कि लोग कामना करते हैं कि मृत्यु ऐसी हो कि वो गुवाहाटी में बोलते बोलते अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, वो स्टेज से गिरे और डॉक्टर कलाम का नमाज़े जनाजा और याकूब मेनन का नमाज़े जनाजा एक दिन। याकूब मेनन के लिए क्या क्या स्टेटमेंट्स और कलाम साहब के लिए कितने लोग गए। चलिए कोई बात नहीं, आप कहें नमाज़े जनाजा में नहीं गए, चलो कोई बात नहीं। डॉक्टर कलाम मेमोरियल में कितने नेताओं के आपने फेसबुक पे पोस्ट देखे हैं, सेक्युलर नेताओं के। यहीं पे अंतर है। आज की राजनीति में आइए, हमारे बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनसे बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान पॉलिटिक्स में तो नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कुरान, हदीत, इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के ऊपर जो कमांड है, अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज के ऊपर जो कमांड है, कोई उनसे बात करने की हैसियत नहीं रख सकता। अच्छे अच्छे मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, बारी और हाफिज शायद उतनी पकड़ न रखते होंगे इस्लामिक डेप्थ के ऊपर जितनी कि आरिफ मोहम्मद खान साहब। हमने उनको गवर्नर बनाया हुआ है। आप सोचिए ना कि इस ढंग के वो आपके आदर्श क्यों नहीं बनते भाई। आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा आलिम कोई मुस्लिम नहीं होगा आज के जमाने में वो, और दूसरी तरफ तमाम XYZ खड़े होके कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगते हैं। ये विचार करने इसमें सुधांशु जी प्रकरण चल रहा है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दुख मुझे उन मुसलमानों के लिए लगता है जो संविधान का सम्मान करना चाहते हैं, आदर भी करना चाहते हैं, लेकिन उसी सोसाइटी में, उनकी ही कम्युनिटी में बहुत ढेर सारे ऐसे एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो उन पर अत्याचार करते हैं। इस समस्या के विषय में आपने सोचा है क्या? देखिए, एक सकारात्मक पक्ष भी है। पहली बार ऐसा हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, मोदी जी की सरकार आने के बाद, जब मुस्लिम समाज के अंदर भी एक वर्ग मुखर होकर सामने आ रहा है जो ईमानदारी से राष्ट्रवादी विचारों के साथ आकर खड़ा हो रहा है। निश्चित रूप से जिन लोगों ने पूरी सरमाएदारी कर रखी थी कि मैं ही वन एंड एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर हूं, जैसे आपको ध्यान हो WTO आने के बाद, वैसे तो अब आजकल तो जिस रंग का टैरिफ वॉर चल रहा है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। रोज ही एक MRTP आया था, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो भाई किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, तभी तो मार्केट सही चलती थी। मतलब वो बिजनेस के संदर्भ में था, या मैं पॉलिटिक्स संदर्भ में कह रहा हूं। कुछ लोगों ने मोनोपोली बना ली थी, अब उन्हें बुरा लग रहा है। जो मुस्लिम पॉलिटिक्स की मोनोपोली बनाए हुए थे उन्हें बुरा लग रहा है, तो वो लोग उनके ऊपर घातक हमले तक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मगर किसी को इसमें किसी को कोई लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में नजर नहीं आती। अरे सरतन से जुदा का भी नारा हो जाए तो वो सेकुलर संगीत की तरह नजर आता है। मगर
अगर कोई व्यक्ति कुछ भी थोड़ा सा बोल दे, अरे यहां पर तो बिल्कुल भयानक स्थिति, मतलब सोचिए ये प्रश्न किया जाता है कि साहब यात्रा जो है वो मस्जिद के सामने से निकल कैसे सकती है। एक नहीं अनेक टीवी चैनल्स पे आपने लोगों को बैठे सुना होगा, जब उन्हें पता था कि माइनॉरिटी इलाका है तो वहां से क्यों गुजरे। व्हाट डज यू मीन बाय माइनॉरिटी इलाका? तो ये लोग जो थे, जो बात मैंने पार्लियामेंट में भी बोली थी, एक दो सांसदों ने कहा था ना, वो राहत इंदौरी की वो फेमस नज्म का कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वैसे तो उसकी पहले वाली लाइन अब मैं उनके ऊपर लागू करता हूं कि अगर हैं खिलाफ तो खिलाफ होने दो, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और जो तुम्हारे दिल में है बस वही सदाकत है, सभी के दिल में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। अब तुम चाह रहे हो कि पूरे मुसलमानों के दिल में तुम्हारी जुबान हो, तो मैं बस साफ कहना चाहता हूं ये सही है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये उसके बाप का हिंदुस्तान है जो इस देश को अपना मानता है, जो इस देश के लिए खून बहाने को तैयार है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान से लेके वीर अब्दुल हमीद तक के बाप का हिंदुस्तान है। पर जो खड़े होके ये कहते हैं कि दिल्ली का लाल किला किसके बाप ने बनवाया था, आगरे का ताजमहल किसके बाप ने बनवाया था, ये डायलॉग आपको याद होगा, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया था, उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये मुगलों को अपना बाप मानने वाले चंद मुस्लिमों के ठेकेदारों और मुगल विरासत को छोड़कर भारत की परंपरा के साथ खड़े होने वाले मुस्लिम समाज के लोगों के बीच का भी यह संघर्ष है। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, जो बात मैंने वहां भी बोली थी उसको और फर्दर एलेबोरेट कर देता हूं। देखिए, जिसको आप सो कॉल्ड गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, पार्लियामेंट में बहुत तेजी से बोलने में वो उतना वक्त नहीं मिला था। ये गंगा जमुनी तहजीब की शुरुआत कहां से हुई? दारा शिकोह ने, जो औरंगजेब का बड़ा भाई था और शाहजहां ने उसी को डिजिग्नेटेड सक्सेसर बनाया था, वली अहद सल्तनत, उसने किताब लिखी मंजमल बहरीन फारसी में, जिसका मतलब होता है दो समुद्रों का मिलन, जिसमें उसने इस्लाम और भारत के बीच में बहुत, अब उसमें तो उसने ऐसी बात भी लिख दी थी जो आज के किसी मौलानाओं को बड़ा नागवार गुजर जाएगी। उसने कहा कि इस्लामी मान्यता में माना जाता है कि कोई एक मूल सोर्स है नॉलेज का, जहां वास्तविकता में आध्यात्मिक ज्ञान है, तो शायद वो उपनिषद है। फिर उसने संस्कृत सीखी और उसको संस्कृत सिखाने वाले जो पंडित थे उनका नाम था पंडित राज जगन्नाथ, और फिर उसने उपनिषदों का फारसी में ट्रांसलेशन कराया और उसका नाम था रखा उस बुक का सिर्रे अकबर। सिर्रे अकबर मींस वर्ड्स ऑफ गॉड। अब आप देखिए कि मुस्लिम कहां से छटक के और कहां खड़े हो गए आके। ये जो पर्शियन में ट्रांसलेशन हुआ उपनिषदों का सिर्रे अकबर, जो दारा शिकोह ने करवाया, यहां से ट्रांसलेशन हुआ लैटिन में। उस लैटिन से जाके फर्स्ट यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ जो आर्थर शोपेनहावर ने जर्मन में किया। और आर्थर शोपेनहावर ने जब उपनिषदों को पढ़ा तो उसने कहा कि उपनिषदिक फिलॉसफी इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। कोई जाके चेक कर ले, मैं दर्शकों को कहता हूं जाके नेट पे चेक कर लीजिए, आर्थर शोपेनहावर के जो वर्क्स हैं उनको पढ़ लीजिए। उसने ये कहा कि विश्व का सबसे विकसित मस्तिष्क देखना है तो भारतीय आकाश के नीचे आना होगा। यह आर्थर शोपेनहावर ने कहा, जर्मन। अब आप सोचिए वहां से चीजें कहां गई, वहां से फिर जब इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई तो कहां पे पहुंची। आज के जब कोई साइंटिफिक बात आती है तो अगर एक आम व्यक्ति जो साइंस नहीं भी जानता है वो एक फ्रेज यूज करता, अरे भाई इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या, यानी रॉकेट साइंस सबसे कठिन साइंस मानी जाती है, तो एक उदाहरण दिया जाता है, अरे इस चीज में कोई रॉकेट साइंस है क्या। अब रॉकेट साइंस का फादर ऑफ रॉकेट साइंस किसको माना जाता है? एक जर्मन था, वर्नर वॉन ब्रॉन। अब देखिए जर्मन में ही उपनिषदों का ट्रांसलेशन हुआ है आर्थर शोपेनहावर में, और वॉन ब्रॉन वो द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैज मेड द रॉकेट इंजन। अब वर्नर वॉन ब्रॉन जिसको अपना गुरु मानता था, यानी फादर ऑफ रॉकेट साइंस जिसको अपना गुरु मानता था, उसका नाम था हरमन ओबर्थ, वो भी जर्मन था। और हरमन ओबर्थ ज्ञान के लिए उपनिषदों को पढ़ता था। यह बात इरिक इवान डाइकन ने अपनी किताब में लिखी है। अब देखिए इसमें वर्नर वॉन ब्रॉन भी विदेशी हैं, हरमन ओबर्थ भी विदेशी हैं, इरिक इवान डाइकन भी विदेशी हैं, और वो ये साबित कर रहे हैं कि उपनिषदों से ज्ञान ले रहा है। इसमें इंडियन कोई नहीं है और संघी भाजपाई तो कोई भी नहीं है।
ये बात भली भांति सारे दर्शकों समझ। सोचिए, यहां से नॉलेज का जो ट्रैक गया उसको पकड़कर यूरोप में किस लेवल का डेवलपमेंट हुआ, और मुस्लिम दारा शिकोह को छोड़कर औरंगजेब के साथ खड़े हो गए। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम नेता औरंगजेब के साथ खड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज में, एआई की एज में औरंगजेब के साथ खड़े। और सुनिए, इतना ही नहीं, दलगत भावना से ऊपर उठ के कहा जाता है ना देश के हित में, तो दलगत भावना से ऊपर उठ के औरंगजेब के हित में खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के नेता खड़े हैं अबू आजमी, तो कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी, तो कांग्रेस के नेता इमरान मसूद, तो कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी, तो असदुद्दीन ओवैसी, उनके अकबरुद्दीन ओवैसी जाके वहां मरसिया पढ़ दे रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी पढ़ के ही आए हुए हैं। आप सोचिए, वो एल्गोरिथम की जनक जो कौम होती थी, उसका एल्गोरिथम ऐसा डिस्टॉर्ट हुआ कि वो दारा शिकोह से हट के औरंगजेब के साथ खड़े हो गए। फिर कहते साहब हमारा मुस्तकबिल खराब था, हमारे साथ बुरा हो रहा। मेरे भाई, अपनी आंखों खोलो, देखो। जैसे वो पुराना भजन था ना, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर मन की आंखें खोल, तो उन्हें देखना चाहिए। यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। भारत में जो लोग सो कॉल्ड गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, ये अभी पद्मावत मूवी आई थी जिसको लेकर शुरू में कंट्रोवर्सी भी हुई थी, पर कितने लोगों को पता है कि उसमें लिखा हुआ ना कि इट इज बेस्ड ऑन इपिक पद्मावत। वो इपिक पद्मावत किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, और उन्होंने अलाउद्दीन को क्रूर लिखा है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की जयंती मनाते कभी आपने सुना? जिसने राणा रतन सिंह के शौर्य का वर्णन किया और अलाउद्दीन को क्रूर लिखा। अब आप आइए, इतने बड़े कृष्ण भक्ति के कवि आलम शेख, जिनके बारे में कहा गया, उनकी प्रशंसा में कहा गया, आलम शेख की प्रशंसा में, कि नवरसमय मूरत सदा जिन बरने नंदलाल आलम आलम वश कियो दय निज कविता जाल। यानी पूरे विश्व को अपने वश में कर लिया, दय निज कविता जाल। वो आलम शेख को जानता ही नहीं होगा कि आलम शेख कहां के रहने वाले थे, उनका कहां पे था। अब्दुल रहीम खान खाना, इतने बड़े कवि, शायद 10 में से 9 लोगों को ना पता हो कि उन्होंने संस्कृत में भी एक वो लिखी है किताब, और वो भी शुद्ध वैदिक ज्योतिष पे, खेट कौतुकम। अब्दुल रहीम खान खाना की जयंती मनाते आपने कितना सुना किसी को? आप सोचिए, जिनका मैंने नाम लिया था सैयद इब्राहिम रस खान, ये तो कृष्ण भक्ति के इतने बड़े कवि माने जाते हैं, और ऐसा माना जाता है इनका जन्म शायद काबुल में हुआ था, और उनकी समाधि अभी भी वृंदावन में है। एक तो सोचिए, उन्होंने क्या कहा, मुस्लिम होके ये कहा कि मैं कृष्ण भक्त इतना बड़ा हूं कि मेरा एक जन्म मुझे पर्याप्त नजर नहीं आ रहा है। तो मुस्लिम होके कहा मेरा अगला जन्म हो। अगला जन्म हो तो क्या हो कि अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो ग्वाल बालों के बीच में, पशु के रूप में जन्म लूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में, पत्थर के रूप में जन्म लूं तो उस गोवर्धन पर्वत पे जिसको भगवान कृष्ण ने उठाया था, और पक्षी के रूप में जन्म लूं तो जमुना जी के तट पर, कालिंदी के तट पर, किसी कदम के वृक्ष पर जिसके नीचे भगवान कृष्ण मुरली बनाया करते थे। और ये रस खान ने लिखा कि वो जिसकी मैंने 2 ही लाइन पार्लियामेंट में बोली थी, यहां वो पूरा अगर पद देखें, मानुस हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, और पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पर अंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करूं कहूं कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। किसी को रस खान की जयंती मनाते सुना? नहीं। आपने अपना एल्गोरिथम ही बदल लिया। आप कभी इनके साथ जुड़े ही नहीं, आप बाबर तुगलक औरंगजेब के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो आज मेरा मानना है कि ये इस्लाम के अंदर भी, जो भारत के अंदर मुस्लिम वर्ग है, इसके अंदर 2 लोगों के बीच का संघर्ष है। जैसे हम लोग राष्ट्रवादी थे, पहले तो एक दौर था, भारतीय समाज में भी हम लोग बड़े छोटे थे, 2 सीटों वाली पार्टी थे, सब आगे दबाया, ये क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, इनके बस की कुछ नहीं है, ये कभी सत्ता में नहीं आएंगे। क्या क्या नहीं सहा है संघ के लोगों ने, लोग मारे गए हैं, ट्राइबल एरियाज में मारे गए हैं, आतंकवादियों के द्वारा मारे गए, अपमानित किए गए हैं। अरे हम लोगों ने छात्र जीवन में देखा है, स्कूल में वो अलॉट नहीं होता था, विद्यार्थी परिषद को देने में आनाकानी की जाती थी कि आप लोग आरएसएस से जुड़े संगठन है, आपको हॉल नहीं अलॉट करेंगे, कांग्रेस की रिजीम होती थी। आप सोचिए, वैसे ही आज दौर है, 2 धाराएं हैं। एक धारा वो है जो सैयद इब्राहिम रस खान, अब्दुल रहीम खान खाना, मलिक मोहम्मद जायसी
और दारा शिको से शुरू होती है, अशफाक उल्ला खां, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, वीर अब्दुल हमीद और डॉक्टर कलाम पे आके खत्म होती है। दूसरी वो धारा है जो बाबर, तुगलक, औरंगजेब से शुरू होती है, जिन्ना से होती हुई आज आकर याकूब मेनन, इशरत जहां, जाकिर नायक, अफजल गुरु पे आके खत्म होती है। अब ये मुस्लिम समाज को तय करना है कि आप अपना मुस्तकबिल किस धारा की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं उस धारा के साथ रहिए जिसने देश का भी कल्याण किया है और आपका भी कल्याण है। आपके पास सुधांशु जी बहुत कम समय रहता है और मैं देख रहा हूँ कि आपको निकलना भी है। क्वेश्चन मेरे पास बहुत ढेर सारे हैं, समय बहुत कम है, तो एक एक 2-2 मिनट में बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता अगली बार मैं आपसे कब बातें कर पाऊँगा और दर्शक मेरे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं कि मैं उनके क्वेश्चंस आपसे पूछूं। कुछ सीरियस क्वेश्चंस भी हैं जो रेज होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर मुस्लिम समाज की बात की है। कहीं पिछले कुछ सालों में ऐसा मुझे और भारतीय समाज में खासकर जो हिंदू वर्ग है उसको भी कहीं ना कहीं बीजेपी से कुछ जो आकांक्षाएं थी हो सकता है कि वो पूरी नहीं हुई हैं। उन पर वो प्रश्न रखते हैं जो कि मेरे चैनल के माध्यम से कई लोगों ने पूछे भी हैं और मैंने इस पर चर्चा भी की है। एक प्रश्न ये रखा जाता है कि यदि भारतीय सरकार या बीजेपी गवर्नमेंट, एक सेकुलर गवर्नमेंट तो होती है अगर भारत गवर्नेंस की हम बात करें, तो उसमें जब हम चर्च को नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, मस्जिदों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हिंदू मंदिरों को क्यों कंट्रोल करना है और क्या इसके लिए बीजेपी सरकार कुछ कर रही है? बिल्कुल, यह निश्चित रूप से यह विचारणीय विषय है, परंतु चूंकि यह विषय न्यायालय में इसमें लोग गए हुए हैं और यह न्यायालय में विचाराधीन विषय है, तो मुझे लगता है इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। परंतु यह जरूर विचार का विषय है कि जो लोग ये कहते थे कि हिंदू मंदिर तो सही मैनेजमेंट नहीं कर सकते, सरकार का नियंत्रण चाहिए, वही लोग ये कहते हैं कि वक्फ में तो डीएम का हस्तक्षेप भी नहीं चाहिए। जबकि फैक्ट ये बता दूं, 29 लाख एकड़ जमीन पे 166 करोड़ का कुल रेवेन्यू और 1.25 करोड़ का फायदा, मतलब प्रॉफिट, और टैक्स जीरो। टैक्स की तो जरूरत ही नहीं। 2.77 एकड़ के श्री राम जन्मभूमि मंदिर से अब तक 3000 करोड़ की आय और सरकार को 400 करोड़ का टैक्स। इसके बावजूद यह कहा जाना कि मंदिर सही मैनेजमेंट नहीं कर सकते और भारतीय समाज मैनेजमेंट नहीं कर सकता, अगर आप देखें तो कुंभ मेला दिखाई पड़ता है कि किसका मैनेजमेंट है। सरकारों को तो निश्चित रूप से साधुवाद है, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी, और कोई आतंकवादी घटना जैसी नहीं हुई इसके लिए केंद्र की सरकार को भी, गृह मंत्रालय को भी, परंतु एक छेड़खानी की घटना भी नहीं हुई, उसकी भी एक एफआईआर नहीं हुई। करोड़ों लोग आए। यह क्या है? यह एक आत्म संयम, एक आत्म अनुशासन है। यह हिंदू समाज का संस्कार है। बाकी जगह होती होंगी, वहां पर मारपीट की घटनाएं भी नहीं हुई कोई रजिस्टर्ड। तो आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं एक जगह पे तो धार्मिक प्रभाव में आने के बाद एक आत्म संयम और आत्म अनुशासन आता है, पर उस वर्ग के ऊपर यह प्रश्न और दूसरे से नहीं। पर चूंकि यह न्यायालय के विचाराधीन है तो इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित। क्योंकि आपने जैसे बोला कि राम मंदिर से 400 करोड़ का टैक्स गया, फिर प्रश्न यही उठाता है हिंदू कि इतना टैक्स जब जा रहा है और उस टैक्स का प्रयोग आप दूसरे मजहबों की चीज़ों को फाइनेंस कर रहे हैं, तो इससे आक्रोश पैदा होता है। तो इस पर आप बता रहे हैं कि न्यायालय में चर्चा चल रही है। इस पर अगला प्रश्न सुधांशु जी इस पर उठता है, और जैसे कि मैं अपने चैनल से लगातार जब रिसर्च करता हूं तो हमें पता चलता है कि जो हमारा गुरुकुल का सिस्टम था वो डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ से बच्चों को बनाता था और बच्चे जो निकलते थे वो चेंज करते थे। आज आप देख रहे हैं, अभी डीप सीक की बात हो गई या फिर चैट जीपीटी की बात हो गई, हमारे पास ऐसा कुछ एआई की बात नहीं होती है। बहुत लोग काम कर रहे हैं, मुझे उनके बारे में पता है, लेकिन उस स्तर पर बात नहीं होती है। इनोवेशन की हम बात करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम वहाँ से उबर को यहाँ ओला बना ले रहे हैं, वहाँ से अमेज़ॉन को उठाते हैं, यहाँ फ्लिपकार्ट बना ले रहे हैं। कुछ अपना इनोवेशन नहीं है। मैंने जो स्टडी की है मुझे पता चलता है इनोवेशन इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपनी मूल धारा से हट गए हैं। जब आपकी अपनी कोई चीज़ नहीं है, दूसरों को आप कॉपी ही करेंगे। तो इसलिए, और आपने भी कई मंचों से ये बात की है कि गुरुकुल की जो पद्धति या भारतीय ज्ञान परंपरा है बहुत अच्छी परंपरा है जहाँ से हम अच्छे बच्चे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या भारतीय सरकार कुछ कर रही है? क्योंकि मदरसे तो बनाने की पूरी आज़ादी है, मिशन स्कूल बनाने की पूरी आज़ादी है, क्या उस प्रकार से हिंदू कम्युनिटी उस तरह के गुरुकुल बना पाएगी? देखिए, हम एक बात इसमें और भी बात कहना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हम स्वतंत्र हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये अमृत काल है।
अमृतकाल में उन्होंने 5 संकल्प कहे। नंबर 1, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना, पर कैसे बनेगा। नंबर 2, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से मुक्त करना है। नंबर 3, इसके लिए विरासत पे गर्व करना है। नंबर 4, इसके लिए कर्तव्य करना है। और नंबर 5, कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। जो आपने कहा, हमारे यहाँ हम नई चीज़ों को क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गुलामी की मानसिकता से हम आज तक पैबस्त हैं। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं लौटा है। ये कहने में बात किसी को बहुत अजीब लगेगी, पर मैं कह रहा हूं, यह अमृतकाल की लड़ाई एक मायने में आज़ादी की लड़ाई से बड़ी लड़ाई है। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई वो थी कि आप जेल में बंद थे और आपको था जेल से बाहर निकलना है, पर यह लड़ाई वो है कि आप एक मानसिक नशे के शिकार हो गए हैं, ड्रग्स एडिक्ट हो गए हैं, और अपने मन को उस ड्रग से मुक्त करना है। मैकाले और मार्क्स की ड्रग ऐसी भरी हुई है कि जिसकी वजह से हमारा, अब ये कैसे संभव है कि भारतीय बाहर जाता है। इवन सोचिए, अंग्रेजों के आने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, खासकर तब तक जब तक 60 का दशक नहीं आया था, 70 का दशक नहीं आया था, और भारत के ऊपर ये लेफ्टिस्टों का कंट्रोल नहीं हुआ था भारत के इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट में। सर सीवी रमन साइंटिस्ट थे ओरिजिनल, विश्वेश्वरैया जी ओरिजिनल वो निकले थे, सत्येंद्र नाथ बोस जी जिनके नाम पे हिग्स बोसॉन बना है, अमल कुमार राय चौधरी, इवन हरगोविंद खुराना, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जिन्होंने डीएनए का जो मॉडल दिया गया, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया, उसके साथ हरगोविंद खुराना जी भी थे। ये क्या कारण था कि हम मूल साइंस में भी उस समय बहुत आगे अच्छे स्थिति में चल रहे थे, और उसके बाद हमारा इनोवेशन खत्म हो गया फंडामेंटल साइंस में। क्यों? भारत की लोगों के अंदर, युवा शक्ति के अंदर जो क्षमता थी, उसको कुंद करने के लिए अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में भर दिया, तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ नौकरी करो। यानी कोई दुनिया जिंदगी में इनोवेशन के बारे में मत सोचना, डोंट टेक एनी रिस्क। हमारा आत्मविश्वास इतना कम कर दिया गया कि तुम्हें रिस्क नहीं लेना है, और उसके बाद हमें यह अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि जो वेस्ट से आया है वही अच्छा है। हमारे पास क्या क्या नहीं है उसे सोचना चाहिए। जैसे मतलब आप सोचिए कि अगर फार्मास्यूटिकल में उनके पास है, तो हमारे पास तो आयुर्वेद में कैसी कैसी चीजें, हमें उस पर सिर्फ फंडामेंटल थोड़ी रिसर्च ही तो करनी है। अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मैंने ये बताया, अगर फंडामेंटल साइंस में उस जमाने में सत्येंद्र नाथ बोस और सीवी रमन, अमल कुमार राय चौधरी, जेसी बोस उस समय रिसर्च कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो आज रिसर्च नहीं हो सकती। और हमारा नॉलेज बेस इतना है, आप अपने वेदों में, उपनिषदों में, आयुर्वेद में, योगा में, हमारी टेक्नोलॉजी में फंडामेंटल रिसर्च करिए। मैं कह रहा हूं वी विल बी द वर्ल्ड लीडर। तो लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा युवाओं से कि भाई हमारे पास बहुत कुछ है, तो आप दूसरों के आगे हाथ मत फैलाइए नॉलेज के लिए। तो वो एक बड़ा फेमस शेर था कि जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं, अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के फसाने बहुत हैं, दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। सुधांशु जी, लगभग समाप्ति हो गई है, बस 2 मिनट दीजिएगा, एक रैपिड फायर लेंगे। दर्शकों को थोड़ा आपके व्यक्तित्व के बारे में भी जानने को पता चलेगा। ज़्यादा समय मत लीजिएगा आप। कुछ टीम ने ही क्वेश्चंस बनाए हैं, मुझे भी अच्छे लगे, तो बस क्विकली बताइएगा, आपको सबसे अंडररेटेड नेता इस समय कौन लगते हैं? जिसका आपको भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी उन कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने में ज़्यादातर कार्यकर्ता अपने को पृष्ठभूमि में रख के काम करते हैं, अपने को अंडररेटेड ही रखते हैं। जो लोग संघ से जुड़े होंगे उनके लिए शायद पता हो, एक शब्द प्रयोग होता था, प्रसिद्धि परांगमुख, यानी प्रसिद्धि से विमुख होकर कार्य करने की बात करना। तो वहाँ तो पूरा का पूरा संगठन ही अंडररेटेड है, पूरी व्यवस्था अंडररेटेड है। और मैं लास्ट में कहूँगा, पूरा भारत अंडररेटेड है। भारत की जो सामर्थ्य है, जो श्री अरविंदो ने कहा था कि जो दुनिया में स्थान भारत का है वो शरीर में आत्मा का है। तो अभी हमें भगवान हनुमान जी की तरह अपनी अंडररेटेड पावर को समझना है। मतलब आपसे उत्तर नहीं मिलने वाले हैं। चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस की एक बात जो आपको सीक्रेटली पसंद है, कुछ तो पसंद करते होंगे। देखिए, एक बात उनकी निश्चित रूप से अनुकरणीय है कि वो कितना भी हारते चले जाएं,
अपने नेतृत्व पर उनकी निष्ठा अविचल है। मतलब इतनी बुरी हार के बाद भी उनकी परिवार के प्रति जो निष्ठा है, यह निश्चित रूप से ऐसी है जो शायद राजशाही के दौर में भी देखने को नहीं मिलती थी। जो लोग जंगे हार जाते थे तो परिवार की वजह दूसरा आ जाता था, पर यहां जो है मतलब एक के बाद एक हारते रहेंगे, मगर उसके बाद भी निष्ठा वही रहेगी। तो मतलब आपके हिसाब से बीजेपी में कुछ तो लोग हैं जो मोदी जी पे इतनी निष्ठा नहीं रखते? नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। हमारे यहां तो निष्ठा, आचरण, विचारधारा और सफलता तीनों पे है। अब देखिए, यहां पे मैं एक एग्जांपल दूं। हमने किसी आइडियोलॉजिकल इशू पे 70 साल में अपना स्टैंड नहीं चेंज किया है। हमारे किसी नेता ने नहीं चेंज किया। वो निष्ठा इसे कहते हैं कि कल कांग्रेस जातिगत जनगणना का विरोध कर रही थी तो भी जय जय गांधी परिवार, आज राहुल गांधी कहने लगे होनी चाहिए तो भी जय जय गांधी परिवार। इसे कहते हैं अंधभक्ति। यानी किसी जमाने में 370 को ट्रांजिएंट कहते थे तो भी जय जय गांधी परिवार, 370 गलत है तो भी जय जय गांधी परिवार। गो हत्या रोकने के कानून कांग्रेस लाई थी उड़ीसा में और अन्य में, तो भी जय जय गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार। आज गो माता को काटने की पार्टी करते हैं केरल में तो भी जय जय गांधी परिवार। इसे कहते हैं अंधभक्ति। तो ऐसी भक्ति भी होनी चाहिए कुछ लोगों में, जो मुझे लगता है सामंती काल में भी देखने को नहीं मिलती थी, वो कांग्रेस के काल में देखने को मिलती है। सुधांशु जी, एक किताब ऐसी बताइए जो हर भारतीय को पढ़नी चाहिए, या आपकी सबसे फेवरेट बुक हो। देखिए, अब कितने लोगों ने संस्कृत या अन्य भाषाओं का अध्ययन नहीं किया है, तो भी मैं कहना चाहूंगा रामायण एक ऐसी है जो लगभग हर भारतीय भाषा में भी ट्रांसलेटेड है। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, सभी भारतीय भाषाओं के अंदर का जो विचार है वो उभर के आना चाहिए। तो रामायण के लिए एक ही पंक्ति में कहूंगा क्यों ये जरूरी है। जो रामचरितमानस में अंत में लिखा गया है, कहत परम पुनीत इतिहासा, श्रवण ही होत सकल भ्रमनासा। ये ऐसा परम पवित्र इतिहास है जिसके की पढ़ने से समस्त भ्रम का नाश हो जाता है। या एक और उपमान दिया जाता है, जैसे किसी धरती के ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे हों और आप जाके ताली बजाते हैं तो सारे पक्षी उड़ जाते हैं और नीचे की जमीन साफ दिखने लगती है। तो वो कहा गया है, राम कथा सुंदर कर तारी, यानी कर की ताली है, संशय विहग उड़ावन हारी। जितने संशय रूपी पक्षी आपके मानस के ऊपर बैठे हुए हैं वो सब उड़ जाते हैं। गहराई से पढ़िए, वो हर भारतीय के लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत रहेगी। एक बात जो लोगों को आपके बारे में गलत पता है, आपको लगता है कि अरे यार ये तो लोग मेरे बारे में गलत ही जान रहे हैं, अब वो तो ऐसा कह सकते हैं, तो कहना ठीक नहीं लगेगा, बाकी ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे आजकल इतना व्यस्त रहता हूँ, लोगों को लगता है मैं बहुत पढ़ता हूँ। आजकल राजनीति में इतने व्यस्तता के दौर में कोई भी व्यवहारिक दृष्टि से सोचेगा तो पढ़ने का बहुत कम समय मिलता है। तो कई बार ये मैं मान सकता हूँ कि लोगों को लगता है बहुत पढ़ते हैं, पर राजनीतिक व्यस्तता में कम पढ़ने का समय मिलता है। क्या खाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? ये तो एक टिपिकल क्वेश्चन है, लोग जानना चाहेंगे। लखनऊ के हैं आप, मैं भी लखनऊ के पास अयोध्या का हूँ। जो शुद्ध भारतीय खाना है, जिसे एक पंक्ति में कहेंगे, वो मैंने बचपन में कविता सुनी थी, वो एकदम खाने का जो चॉइस है उसको एकदम फिट बैठती है। और किसी भी मूल भारतीय व्यक्ति का खाना कोई अच्छा लगेगा ये कि भोजन में भात होए और घी से मुलाकात होए और दही बूरा साथ होए और दाल अरहर की और साथ कछू साग होए और चटनी की लाग होए और फूले फूले फुलका जामे महक होए घर की। ऐसा मतलब कोई एरिया नहीं है जहां पर आपको शायरी ना पता हो? प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? जीवन में आपका क्या लक्ष्य है यह आप खुद तय करेंगे तो गलती खा जाएंगे। आत्मविश्वासी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। मनुष्य गलती कर सकता है, ईश्वर विश्वासी रखिए। और ईश्वर विश्वास क्या कहता है, जो एक बार ज़ौक़ से पूछा गया था, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ बहुत बड़े उर्दू के शायर हैं, गालिब के इक्विवेलेंट माने जाते हैं। तो ज़ौक़ से पूछा गया कि आपका ज़िंदगी का टारगेट क्या है, तो मैं वही उन्हीं की लाइन में जवाब देता हूँ कि ज़ौक़, उन्होंने जवाब दिया, ज़ौक़ दुनिया के समंदर में ये कश्ती उम्र की, जिस जगह पर जा लगी वही किनारा हो गया। कौन सी मिनिस्ट्री आपको बहुत पसंद है? देखिए, एक और बात आपको बात होता है, वैसे तो राजनीतिक दृष्टि से जो पार्टी तय करती है वो दायित्व लेकर पूरी निष्ठा से उस दायित्व में काम करना चाहिए।
परंतु मैं यहां पुनः कहूंगा कि केवल और केवल सरकार के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है। समाज के परिवर्तन सरकार का निर्माण करते हैं। मुझे याद है प्रचंड बहुमत की राजीव गांधी की सरकार थी, 400 की मेजॉरिटी की, और 2 सीटों वाली भाजपा। जब हम लोग राम मंदिर, उसकी तो हमें याद है, उससे पहले की तो याद नहीं है। उस हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता था, है तुम लोग क्या आरएसएस वाले फेनेटिक होते हैं, मंदिर कोई मुद्दा है। जिस समय वो अप्रैल 87 में राम मंदिर की रैली में हम लोग गए थे और ये गीत गवाया गया था ना, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तो उसमें एक लाइन थी, जो भरा हुआ सत्ता मद में वह कुंभ फोड़ कर मानेंगे। तो लोग कहते रहे ये क्या बेकार की बात कर रहे हैं, हंसने की बात है। मगर समाज की आई चेतना ने, और उसके बाद आपका नेतृत्व यदि प्रामाणिक है, तो आज देखिए मोदी जी के नेतृत्व में ये विचार बदला, आरएसएस ने बदला, समाज ने बदला, गांधी ने आंदोलन खड़ा किया, कांग्रेस सत्ता में उसके बाद आई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह सोचना कि सब कुछ सरकार से होता है, यह वेस्टर्न थॉट है। बस अंतिम प्रश्न लेंगे सुधांशु जी, ऐसी इसीलिए एक लाइन और कह दूं। जी जी। वेस्ट में सबको खाना सरकार देती है, कम्युनिस्ट कहते हैं मैं तुमको रोटी दूंगा, पर भारत में मंदिरों में भंडारे और गुरुद्वारों में लंगर चलते हैं। जहां जहां सामर्थ्य थी, और वो कौन देता है, समाज कंट्रीब्यूट करता है, और समाज का वो करता है। आज से 75-80 साल पहले ये बताइए, पाठशाला कौन बनवाता था, पौशाला कौन बनवाता था, धर्मशाला कौन बनवाता था, ये कुएं कौन खुदवाता था, बगीचे कौन बनवाता था, समाज बनवाता था। आज भले ही कोई किसी बात को कर ले, तब सेठ साहूकारी बनवाते थे जमाने, और वो दान के द्वारा बनता था, समाज की व्यवस्था थी। इसलिए भारतीय मॉडल को समझना है तो भारत की नैसर्गिक ऊर्जा को समझना होगा। जैसे कुंभ का मेला हुआ तो किसी ने इनवाइट नहीं किया, जाके अपने आप करोड़ों लोग आ गए। तो जो इनहेरेंट, लेटेंट, लेजिटिमेट, डिराइविंग फोर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी है, उसे समझना होगा। अंत में दर्शकों को कुछ ऐसा बताइए जो जिसके बारे में आपने कहीं नहीं बताया अपने बारे में, जो मेरे पॉडकास्ट को कम से कम इतना तो कहे कि हाँ विशाल जी गए तो कुछ तो ऐसा निकलवा के आए कि सुधांशु जी ने किसी डिबेट में, पार्लियामेंट में कहीं नहीं बोला है अपने बारे में। नहीं, अपने बारे में तो खैर क्या बताएं, हमें जरूर ये बचपन से मैं बहुत सारी चीजें मार्क करता था, मैं देखता था। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, वो राजनीतिक ही है और कहां से हमारे दिमाग में कनेक्ट हुआ। आप सबने अगर देखा हो तो ये पुरानी वाली फिल्म मुगले आजम थी, उसका सबसे फेमस गाना कौन सा था, जब प्यार किया तो डरना क्या। ठीक, अब जब वो गाना शुरू होता है, अगर किसी ने ना देखा हो तो यूट्यूब पे जाके देखें, स्टेप बाय स्टेप सब लोग आते हैं। तो सबसे पहले कौन आते हैं, ये आते हैं सलीम, तो कहा जाता है शहजादा वली हद सल्तनत, फर्जंद अंजुमन, साहिब आलम शहजादा सलीम। मैंने देखिए एक लाइन में कई चीज को देखता था तो बचपन में गौर से देखने से क्या होता था। फिर जोधाबाई आती हैं तो जीनत तख्त हिंदुस्तान, और फिर कुछ और बोला जाता है, महारानी जोधा। फिर अकबर आता है, तो याद करिए उस जमाने में जो बोला जाता था, बादा बा मुलायजा होशियार खबरदार, तो कहते हैं उसमें एक लाइन बोली जाती है जब अकबर आता है, सजदे में निगाह रहे तमाम होश व खिरत पेश बादशाह रहे, सजदे में निगाह रहे। मैं स्टूडेंट लाइफ में जब बड़ा हुआ, मैंने कहा कहते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम तो सजदा भगवान के अलावा नहीं करते, तो भैया ये बादशाह को तो सजदा करते थे, और किसी को ना हो तो जाके अभी भी वो मुगले आजम में मैंने बताया उससे जस्ट पहले का, जो प्यार किया तो डरना क्या से पहले का 2-3 मिनट देख ले, उसमें है सजदे में निगाह रहे तमाम होश व खिरत पेश बादशाह रहे। यहां से मेरे दिमाग, जो आपने कहा ना कई बार लोगों को लगता है ऐसा नहीं कि मैंने कोई उसका बहुत उतना गहराई से अध्ययन किया था, तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, अगर वहां सजदा तो यहां सजदा क्यों नहीं। अच्छा, उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे कि सिजदाए उबूदियत और सिजदाए ताजमी, यानी वो श्रद्धा का सजदा नहीं है, सम्मान का, तो भाई सम्मान का ही कर लो। यहां पे आके बात कट जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, फिल्मों को भी
बच्चों से कहूँगा बहुत गौर से आप फिल्मों को देखें, तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ समझ में आती है कि उसको देखकर कभी आप गौर से देखें तो उसको समाज और राजनीति में भी आप उसका एक प्रभाव देख सकते हैं। आप हर पल अपने आप को डिबेट के लिए तैयार करते हैं ना, तो आप ही देख पाते हैं। नहीं, ये तो मैं बहुत बचपन की बात मैं कह रहा हूँ। मतलब आई हैव सीन दिस मूवी फर्स्ट टाइम इन 1981 क्लास 4th में। देन अगेन आई हैव सीन व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग इन 1989। क्लास 4 में तो कुछ समझ में नहीं आई थी, तो कुछ मतलब बस सब लेकिन एक वो मेमोरी में रहता है, तो हाँ, तो वो उस मेमोरी में रहता था, तो इसलिए तो कई बार ऐसी चीजें होती थी। और मतलब अगर आप देखें तो उदाहरण के लिए एक चीज जो मैंने अभी कहीं नहीं बोली है तो वो आपके बोले देता हूं। जैसे प्रेम के बारे में पूछा गया, वो तो मैंने बोला, मगर आज उसका आदर्श क्या रह गया है? मुझे 1970 की फिल्म याद आती है, पूरब पश्चिम। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग आज कहते हैं प्रेम था फिर ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप कैसे हो जाएगा? भारतीय आदर्श क्या है? वो गाना आप याद करिए, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। उसकी आगे की लाइन देखिए, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों के लिए, मतलब आज के लड़के लड़कियों को समझना चाहिए, दोनों के लिए आदर्श है। वो क्या लाइन बोलता है? अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। पर आगे कहता, पर दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। आज कोई है ऐसा जो कहे कि वो युवावस्था का सारा वो खत्म हो जाएगा तो बुढ़ापे के तुम्हारे लिए इंतजार करेंगे? नहीं है भाई, तो मत कहो वो प्रेम है। फिर अब आप ये सोचिए, जो दूसरा उसका स्टेंजा है, और ये भी मैंने देखा था 1984 में ये मूवी, 70 में नहीं, 70 में तो हमारा जन्म नहीं हुआ, तो ये तो हमारे जन्म से पहले की बात है। अब देखिए वो क्या कहते हैं। अब अगर सोचिए, लड़कियों के लिए भी सोचने की बात है कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। आगे की लाइन, नजर में जो चमके सितारे जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। सिर्फ ये कहता हूं क्योंकि ये मुझे इसलिए ध्यान है, अभी मनोज कुमार जी की डेथ हुई है। उस जमाने में बचपन में इंडियन कल्चर इथॉस को लेकर, राष्ट्रवादी विचार को लेकर जो मनोज कुमार जी ने किया है, वो अद्भुत और सराहनीय है। मगर दुख की बात यह है कि मोदी सरकार आने से पहले मनोज कुमार जी को कभी दादा साहब फाल्के अवार्ड तक नहीं मिला। तो उसके लिए भी मोदी सरकार आने का इंतजार करना पड़ा। इसलिए मैंने कहा, जिससे आज बच्चे प्रेम कहते हैं, जरा देखो उस गाने के 2 स्टेंजा देखो, ये है रियल प्रेम की परीक्षा। ये नहीं है कि आज तो चलो भाई कुछ दिन साथ में रहे, खाए पिए, घूमे फिरे, मौज हो गया ना। अगर गहराई से देखना है तो डेप्थ में जाओ। इसलिए किसी भी चीज को, छिछली चीज को डेप्थ मत समझो। अपने माँ बाप से बात करो, माता से पहले, फिर पिता से, और फिर गुरु से, देन टेक इट डिसीजन। सुधांशु जी, आपने समय दिया और इस पॉडकास्ट से जुड़े दर्शकों को भी बहुत ढेर सारा आपसे ज्ञान मिला है। उसके लिए मैं, मेरी पूरी टीम आभारी है। और कभी भविष्य में अगर आपको फिर से लगे कि एक वार्तालाप किसी और विषय पर की जा सकती है तो अवश्य आमंत्रित कीजिएगा। और इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।